हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोलराइजेशन, यानी जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन की आप और हम दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला क्या क्या है। तो हम पोलराइजेशन के बारे में जानेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। बाउंड चार्ज, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, पोलराइजेशन की वजह से उसके सरफेस पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, उसकी वॉल्यूम में भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो वो जो चार्ज क्रिएट हुआ है पोलराइजेशन की वजह से, उस जो चार्ज क्रिएट हुआ उसे हम बाउंड चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो हम बाउंड चार्ज के बारे में भी जानेंगे, यानी सरफेस पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है, वॉल्यूम के अंदर अगर कोई चार्ज क्रिएट होगा तो वो कितना होगा, यानी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फिर आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, अक्सर पोलराइजेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका जैम का एग्जाम हो, तो पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आता है। ठीक है, तो चलो आज के इस कहानी की हम शुरुआत ही करते हैं, आप और हम मिलकर। तो सबसे पहले मैं पोलराइजेशन के बारे में जानते हैं कि पोलराइजेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कुछ हलचल होती है। तो वो हलचल क्या होती है, थोड़ा उसको समझते हैं, फिर हम पोलराइजेशन के करीब पहुंच पाएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, मैं आपको जैसा मैं बोल चुका हूं वही बात मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या कहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये लो भाई, हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, और किसके अंदर? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये रही आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने रख दिया है। ये रही आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रख दिया? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। याद रखिएगा, ये जो मटेरियल है, ये हमारे पास जो मटेरियल है, ये कैसा मटेरियल है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? ये हमारे पास जो मटेरियल है ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब उसके साथ होगा क्या, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। कौन सी फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है स्पेस के अंदर, और जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसके अंदर हमने एक मटेरियल को रख दिया। ठीक है, तो होगा क्या? तो होगा क्या, क्वेश्चन ये आता है। तो क्या होगा यहां पर? ठीक है, जरा इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक बात से। ये हमारा मटेरियल है, होगा क्या समझना। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्या होगा इस पर हम आते हैं अभी। ये हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। बिल्कुल आराम से समझेंगे, चीजों को बारीकी से जानेंगे। अब कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, वो है कि मैटर ही तो है। और जो मैटर है वो हमारे किससे बने हैं भाई? एटम से। एटम या फिर मॉलिक्यूल से, इसी से तो बने भाई। दुनिया में जितने भी मटेरियल है, यानी जितने भी मटेरियल या मैटर की बात करें, तो हमारे पास जो मैटर है वो बने किससे हैं? अगर मैं बात करूं तो सर वो तो एटम से बने हैं। किससे बने हैं? एटम से। एटम या फिर मॉलिक्यूल से, इसी से तो बने हैं। अरे भाई, इसी से तो बने हैं कि नहीं बने? अब मैं बात करूं, एटम हमारा किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। एटम की स्ट्रक्चर कैसी है? एटम की स्ट्रक्चर कैसी है? एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमारी एटम की स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये एटम की स्ट्रक्चर है। इस एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर ही हमें मिलता है मैटर। मैटर मटीरियल ही तो है, तो यानी कोई ये मटीरियल है, तो ये मटेरियल है तो ये किसी ना किसी एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, यानी एटम से बने हुए हैं ये। ठीक है, एटम से बने हुए। एटम की स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस,
और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यही कहानी यहां पर भी होगी भाई, यही कहानी यहां पर भी होगी। तो ये किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं बहुत सारे एटम से। किससे बने हुए हैं? बहुत सारे एटम से। किससे बने हुए हैं भाई? क्या है इनके अंदर? इनके अंदर क्या है? बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं इनके अंदर? बहुत सारे एटम रखे हुए हैं। अब छोटे से मटेरियल में भी भाई साहब 1 ग्राम मटेरियल की भी बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर भी 10⁻24 होते हैं, 10⁻23 इतने इतने एटम्स होते हैं। यानी छोटे से साइज का जो मटेरियल है उसमें भी बहुत सारे मटेरियल होते, सॉरी, एटम्स होते हैं, ठीक है। और यहां पर जो ये एटम है ये हमारा न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी न्यूट्रल मटेरियल की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल मैटर की बात कर रहा हूं। यानी जो ये मैटर ले रहा हूं, जो ये मटेरियल लिया है, ये मैं न्यूट्रल ले रहा हूं। यहां पर न्यूट्रल की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है? अब ये तो एटम है भाई, ये क्या है? एटम है। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बहुत सारे एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ जरा, तुम मेरे को एक बात समझाओ। इस एटम को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं, यहां पर क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना। और यहां पर क्या रख दिया? मैंने रख दिया एटम। तो क्या होगा? क्या होगा बताओ जरा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ तो चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे, सेंटर पे न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। अब न्यूक्लियस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये फोर्स न्यूक्लियस पे लगा, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा। यानी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और जो न्यूक्लियस है वो इधर आएगा। यानी कि इस एटम के अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया इस एटम के अंदर। जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने रखा, तो हमें जो इस एटम की जो स्ट्रक्चर मिली वो इस प्रकार से हो गई। यानी इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इधर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट आया। क्या आया? नेट डाइपोल मोमेंट आया कि नहीं आया? यानी हर एटम के अंदर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये डाइपोल मोमेंट जो आया है, ये अपने आप को एग्जैक्टली अलाइन करना चाहता है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। वो चाहता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है ये एग्जैक्टली अलाइन हो जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते भाई, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है ना। अब क्या होगा देखो जरा, ये एक एटम है, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट आएगा, इसके अंदर भी एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर भी। ये सब किसकी वजह से हुए? ये सब किसकी वजह से हुए? जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। यानी एक एटम को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इस एटम के अंदर एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इस पूरे मटेरियल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, तो हर एटम के अंदर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। क्या हो जाएगा भाई? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये लो भाई, ये लो भाई, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ की ओरिएंटेशन टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है भाई। एग्जैक्टली हो जाए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यानी जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। ये लो भाई, ये ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। यानी यानी क्या हुआ? इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, 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 इधर पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। ये ऐसे एटम्स और भी है नीचे। तो होगा क्या?
फिर क्या हुआ, फिर हमने ध्यान से देखना शुरू किया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यानी इस वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आया। यही तो खेल हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ इसके अंदर भाई? एक सरफेस पर नेगेटिव आया, एक सरफेस पर पॉजिटिव आया, और कुछ चार्ज इस मटेरियल के अंदर भी क्रिएट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो एग्जैक्टली अलाइन नहीं है। यानी ये जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है हर एटम में, वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाया है। इस वजह से कुछ चार्ज तो सरफेस पर क्रिएट हुए, कुछ इस वॉल्यूम के अंदर हुए। तो इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज क्रिएट हुए वो क्यों हुए? क्योंकि जैसे इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जो एटम था या फिर मॉलिक्यूल थे उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, और वो डाइपोल मोमेंट अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहते हैं। कुछ तो परफेक्टली अलाइन हुए, कुछ परफेक्टली अलाइन नहीं हुए। जब हमने ओवरऑल देखा तो हमें सरफेस पर चार्ज मिला और इसके वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज मिला। ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है सरफेस और वॉल्यूम के अंदर, यानी सरफेस पर चार्ज क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है इस मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट आया। इस पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल, भाई हर एटम का ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस, डाइपोल मोमेंट आया ना हर एटम का, तो भाई पूरे मटेरियल का भी तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ये जो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है पूरे मटेरियल का, इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। दैट इज द पोलराइजेशन। क्या है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन कुछ नहीं है, जब कभी मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देता हूं, तो जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और जो ये नेट डाइपोल मोमेंट आया है, इसी को हम एक तरीके से पोलराइजेशन कहते हैं। दैट इज द पोलराइजेशन, सिंपल और सरल भाषा में। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई सर? आई बात समझ में? तो क्या क्या समझाया मैंने? मैंने कहा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अरे भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देता हूं, जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देता हूं, तब क्या होता है? तब क्या होता है जरा देख लो मेरे प्यारे बच्चों कि क्या होता है तब। तब क्या होता है? क्या होता है तब? यानी जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखता हूं, तो सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आता है कुछ, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। यानी इस मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट बना है, इंड्यूस हुआ ना नेट डाइपोल मोमेंट इस मटेरियल का। वो जो नेट डाइपोल मोमेंट आया उसको पोलराइजेशन, उसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। दैट इज द पोलराइजेशन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझ में आई? ठीक है, आई कि नहीं आई? तो सरफेस पर हमें चार्जेस देखने को मिले हैं, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ चार्ज हमें इस मटेरियल के अंदर भी मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि जो ये पर एटम या पर मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट आया है, वो डाइपोल मूवमेंट एग्जैक्टली अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाता। कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से हो जाता है कि सरफेस पर तो चार्ज आता ही आता है, वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब जो ये चार्ज क्रिएट हुआ है सरफेस और वॉल्यूम के अंदर, ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ है, और इस चार्ज को हम बाउंड चार्ज कहते हैं। बाउंड नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि जो ये चार्ज है ये इसी के अंदर क्रिएट हुआ है, बाहर से कहीं नहीं आया है, इसी के अंदर ये चार्ज क्रिएट हुआ है। टोटल चार्ज अभी भी ये जो सरफेस और वॉल्यूम में चार्ज क्रिएट हुआ है ना, टोटल चार्ज अभी भी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जीरो रहेगा। टोटल चार्ज अभी भी जीरो रहेगा, क्योंकि वो बाउंड है,
वो पोलराइजेशन की वजह से आया है। चार्ज को ना मैं क्रिएट कर सकता ना मैं डिस्ट्रॉय कर सकता, उसका अरेंजमेंट कर सकता हूं। अरे यार यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही तो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या? यही तो है। ठीक है, तो ये जो पूरा फिनोमिना आया है इसे हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन यहां से क्या निकल कर आई बताओ जरा। पोलराइजेशन क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट। जो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आया है वो, और इस मटेरियल का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? पोलराइजेशन मिल जाएगा। पी किसको डिफाइन कर रहा है? यहां पे पोलराइजेशन को डिफाइन कर रहा है। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, ये अब देखो जरा, पोलराइजेशन जो है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो पोलराइजेशन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? अल्फा से। ठीक है, ये जो अल्फा है यहां पर, ये क्या है? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एटम। क्या है ये? पोलराइजिबिलिटी, जिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एटम। क्या है ये? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एटम है। अच्छा, अल्फा किसके बराबर है? वो है एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है? ये बलाई, इसको हम बोलते हैं चाई। क्या बोलते हैं? चाई। चाई की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, ये हमें गिवन हो। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम भली भांति जानते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे। जैसे ही ये वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो हमारे पास पी का जो फॉर्मूला बना वो बना एप्सिलॉन नॉट चाई ई। एक फॉर्मूला ये आया पोलराइजेशन का। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो, पोलराइजेशन का एक और फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, वो क्या लिखा था? नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये लो, दैट इज द पोलराइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जरा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस पर क्या चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज। इस पर कैसा हुआ? पॉजिटिव। यानी इसके अंदर चार्ज क्रिएट हुआ है ना, बाउंड चार्ज जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस मटेरियल के अंदर जो सरफेस पर चार्जेस क्रिएट हुए हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी बताओ जरा। उसे हम क्या बोलेंगे? इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है वो? इंड्यूस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी इस मटेरियल में? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वेक्टर एडिशन। कितना? यानी जो एक्सटर्नल है, यानी जो एक्सटर्नल है। अब देखो, तुम्हें आज कमाल की बात बताऊंगा मैं, कि ये देखना जरा, ये जरा देखना कि जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? वो होगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस में जो इंड्यूस है वो। ठीक है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मटेरियल के अंदर जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई एक्सटर्नल प्लस में ई इंड्यूज। और ये किसके बराबर? इसको हम बोलते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी जो निकल के आती है ये इसके बराबर निकल के आती है, ई एक्सटर्नल बाई के हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके अंदर है भाई? इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो वो इतनी। के क्या है यहां पर? के क्या है हमारे पास? ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? किस प्रकार से
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, अगर मैं कहना चाहूं तो बताओ जरा। चलो देख लो भाई, यहां पे लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या तो के या एप्सिलॉन आर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, के हो या फिर एप्सिलॉन आर। याद रखो, के से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को आप कई बार देख चुके हैं, ये मिलता जुलता है, के या फिर एप्सिलॉन आर। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के या फिर एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए ये बात, ठीक है, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। दो फॉर्मूले लिख दिए। इस मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास ये एक्सटर्नल बाई के। ये किसके बराबर है, जो एक्सटर्नल है, जो इंड्यूस है उनका सम, जो ओवरऑल इसके बराबर आता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं, यहां तक तो हमारा हो गया। एक और बात हम बात करेंगे, बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज की क्यों बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि जब हम मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमें सरफेस पे चार्ज दिखाई दी और वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज आया, अभी हमने चर्चा करी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये बाउंड चार्ज है, ये जो बाउंड चार्ज है हमारे पास, ये दो प्रकार के चार्ज की हम बात करेंगे यहां पर बाउंड चार्ज में, ठीक है। पहला हमारे पास होगा सरफेस बाउंड चार्ज, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। एक हो सरफेस और एक होगा वॉल्यूम। सरफेस जो है उसका सिंबल है सिग्मा बी, रिप्रेजेंटेशन। चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये है रो बी, रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, जब हम सिग्मा बी निकालते हैं तो सिग्मा बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है पी डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं रो बी की, तो रो बी किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल डॉट पी, यानी डाइवर्जेंस। एक तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास चार्ज डेंसिटी निकालने के, ठीक है। ये फॉर्मूले लगाओ और रिजल्ट को पाओ, ठीक है। बाउंड चार्ज दो प्रकार के, जो सरफेस पे क्रिएट हुआ वो और जो वॉल्यूम के अंदर क्रिएट हुआ वो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऐसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे निकालेंगे। अच्छा, एक और बात, मैंने क्या कहा आपको, मैंने एक बात बोली थी जरूरी। मैंने क्या बात बोली थी, मैंने कहा था कि सरफेस पर तो चार्ज क्रिएट हुआ, साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम में भी चार्ज क्रिएट होता है, लेकिन जो नेट चार्ज है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे वो तो जीरो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो ये सरफेस और वॉल्यूम में जो चार्ज आया है ना, ये इंड्यूस हुआ है, समझे। जितना चार्ज सरफेस पर क्रिएट होगा उतना ही वॉल्यूम में होगा, पर अपोजिट होगा। अगर सरफेस पर पॉजिटिव हुआ है, वॉल्यूम में नेगेटिव हुआ है, तो नेट जीरो बनेगा। अगर सरफेस पर नेगेटिव हुआ, वॉल्यूम में पॉजिटिव हुआ, तो ओवरऑल फिर वो जीरो बनेगा। क्योंकि ये भाई साहब क्या था, ये जो मटेरियल में रख रहा था ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। न्यूट्रल मटेरियल में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना। इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या होगा, सरफेस पे चार्ज आया और वॉल्यूम में भी चार्ज आया। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है। चार्ज को ना तो मैं क्रिएट कर सकता, ना मैं डिस्ट्रॉय कर सकता। भाई यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो इस मटेरियल का टोटल चार्ज तो जीरो था, वो अभी भी जीरो रहेगा, लेकिन ये पोलराइजेशन की वजह से सरफेस और बाउंड के अंदर वो चार्ज क्रिएट हुआ है, लेकिन नेट चार्ज अभी भी जीरो, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया, मैंने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिया है। अरे यार समझ में आई बात, अरे आई कि नहीं आई, ठीक है।
हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो यानी एक और बात, अगर मैं बोलूं आपको क्यू सिग्मा बी, तो ये क्या है हमारे पास, टोटल टोटल चार्ज, टोटल बाउंड चार्ज, टोटल टोटल बाउंड टोटल बाउंड चार्ज प्रेजेंट, टोटल बाउंड चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, या ऐसे लिख लो टोटल सरफेस बाउंड चार्ज, टोटल सरफेस बाउंड चार्ज ऐसे लिख लो, टोटल सरफेस बाउंड चार्ज, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा जी, क्यू रो बी टोटल वॉल्यूम बाउंड चार्ज, टोटल वॉल्यूम बाउंड चार्ज, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देखो जरा क्यू सिग्मा भी क्या होगा, ठीक है, क्यू रो भी क्या होगा, ये लो, ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे सरफेस और वॉल्यूम को, ठीक है। और जो हमारे पास क्यू क्या है, टोटल बाउंड चार्ज, वो किसके बराबर होगा, क्यू सिग्मा बी प्लस क्यू रो बी, जीरो, जीरो के बराबर आएगा। क्यू टोटल हमारे पास ये क्या है, ये है टोटल बाउंड चार्ज, यानी सरफेस चार्ज प्लस में वॉल्यूम चार्ज का ऐड टोटल, ये केवल सरफेस चार्ज है बाउंड चार्ज, ये केवल वॉल्यूम बाउंड चार्ज है, और ये हमारे पास टोटल बाउंड चार्ज है, सरफेस प्लस वॉल्यूम दोनों, वो जीरो के बराबर है। मैंने बता दिया क्यों आएगा, ये भी आपको समझा दिया, सरफेस पे क्यों आया, वॉल्यूम पे क्यों आया, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। चलो, अब फॉर्मूले मैंने करवा दी हैं, अब इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह क्या रहा है, कह रहा है इन ए dielectric sphere the polarization P is given by P is equal to K R की पावर 3 R cap, the corresponding bound volume charge density at R is equal to 2 is equal to, कह रहा है द कॉरेस्पॉन्डिंग बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, रो बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, रो बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, रो बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ डेल डॉट पी, डेल डॉट पी। अब देखो जरा ये किसमें दे रखा है भाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, किसके अंदर है, ये हमारे पास किसमें दे रखा है, अगर मैं बात करूं तो ये स्फेयर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्फेयर, तो स्फेयर दे रखा है, तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, स्फेरिकल वाला। याद करो डेल डॉट ए, कोई भी वेक्टर ए हो तो उसको स्फेरिकल में कैसे लिखते हैं, बताओ जरा, बताओ जरा, 1/r² डेल बाई डेल आर, ठीक है, r² ए आर प्लस में 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, ठीक है, यहां पर साइन थीटा ए थीटा, ठीक है, फिर लो भाई 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, और यहां पर ए फाई, यही फॉर्मूला है। यहां पर ए की जगह क्या लिख देना है, पी लिख देना है भाई, पी हमें दे ही रखा है ना, पी कितना है, ये रहा, पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है के आर की पावर 3 आर कैप, ठीक है, यानी ए आर। अरे भाई वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए क्या है, क्या है वेक्टर ए, समझो जरा, वेक्टर ए स्फेरिकल में ऐसे लिखते हैं, ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप, और ये ए फाई फाई कैप, आर कैप के साथ जो है उसे हम ए आर बोलते हैं, थीटा कैप के साथ जो है उसे ए थीटा बोलते हैं, फाई कैप के साथ उसे ए फाई बोलते हैं, तो ये वही टर्म है, ठीक है, इनको अब रख दो, सोल्व कर लो, ये फॉर्मूला पूरा लिख दिया, ठीक है। अब डेल डॉट पी निकालना है, चलो भाई रो भी निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है, रो बी, तो वो क्या है, माइनस ऑफ डेल डॉट पी, ठीक है। अच्छा जी, पी हमारे पास क्या दे रखा है, वो दे रखा है के आर की पावर 3 आर कैप, आई थिंक सो यही दे रखा है, हाँ, के आर की पावर 3 आर कैप, ठीक है, यानी हमें क्या पता है, हमें पता है पी आर, पी आर कितना है, के आर की पावर 3, तो हम लगा देते हैं जला, रो बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट पी, चलो भाई, तो माइनस डेल डॉट पी यानी 1/r² डेल बाई डेल आर, और यहां पर r², ये आ गया के आर की पावर 3, आगे है ही नहीं,
केवल पी आर है ना भाई, पी थीटा 0, पी फाई 0। तो यानी अगर मैं बात करूं तो ये देख पी थीटा, ये थीटा था ये, तो ये टर्म 0 है, ये टर्म भी 0, तो ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगे। सर्वाइव केवल ये कर रही है, ठीक है, तो ये कर रही है तो हम लिख देंगे जरा। तो हमारे पास आया -1/r², ठीक है, ये कितने बन गई 3, और ये 2, 5, कितना आ गया ये 5 के 5 r⁴, ठीक है, 3 तो 5, 5 r⁴, ठीक है, तो ये बन गया -k5r², ठीक है। तो रो बी आया हमारे पास, रो बी की वैल्यू क्या आ गई, -k5r²। कितने रेडियस पे हमें चाहिए भाई, कितने, जो स्फेयर है कितने का है, r=2, r=2, ठीक है। चलो भाई r=2, तो यानी रो बी एट r=2, तो कितना बनेगा, -k5 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 20, 20k, -20k। तो रो बी एट r=2 पर कितना आ गया, -20k। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो जरा। ये वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, -20k, यानी ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई अगला गेट 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा, क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज पोलराइजेशन p = k r² r कैप, where r is the distance from the center and k is a constant. In the spherical polar coordinate system, r cap, theta cap and phi cap are the unit vector. The bound volume charge density inside the sphere at a distance r from the center is. क्या पूछा है इसने, पूछा है वॉल्यूम, द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r कितना होगा, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इसने पूछा है। डायलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है, पोलराइजेशन p दे रखा है, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, k इज द कांस्टेंट। पीछे वाला जो फॉर्मूला लगेगा वही लगाना है हमें, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रो बी इजिकल टू -del.p। स्फेयर दे रखा है, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, स्फेरिकल में, स्फेरिकल में हमें लिखना भी आता है, पहले भी अभी भी जस्ट लिखा है, 1/r² del/del r, और यहां पर आ गया r² pr, ठीक है, बाकी के टर्म 0 बन जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे पास रो बी की वैल्यू आ गई -1/r² del/del r, और यहां पर आ गया r² k r², ठीक है। तो रो बी की जो वैल्यू आई वो आई -1/r², 2 2 4, यानी 4k r⁴। तो रो बी की वैल्यू आ गई -4kr, -4kr, ऑप्शन बी। अच्छा अब क्वेश्चन आएगा कि सर ए क्यों नहीं लिया, आर की वैल्यू आर क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि इसने पूछा कहाँ है, देखो जरा, द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r, वही पूछा है हमने, वही निकाल दे, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के अंदर है ना, तो चार्ज डेंसिटी ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2009 में पूछा गया है, ये रहा, कहता है ए सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r, ठीक है भाई, made of an inhomogeneous dielectric is placed with its axis along the z direction with one end at the origin as shown below, ठीक है, एक एंड उसका ओरिजिन पर है, ये रहा, ये इसका ओरिजिन, साइड क्या है इसकी l, रेडियस क्या है स्मॉल r। आगे क्या कहता है, इफ द रोड कैरीज ए पोलराइजेशन p, द वॉल्यूम बाउंड चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, वॉल्यूम बाउंड चार्ज पूछा है, डेंसिटी नहीं पूछी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज कितना प्रेजेंट है वो इसने पूछा है। यानी सबसे पहले हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो क्या है, -del.p। चलो भाई डेंसिटी के बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज, यानी रो बी इंटू में डी, ये फॉर्मूला लगाना है। चलो करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा पोलराइजेशन दे रखा है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल में, भी बताया भी मैंने आपको, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है।
सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा जी, अब देखो जरा पी जो दे रखा है वो मेरे पास क्या दे रखा है, पी हमें जो गिवन है वो है हमारे पास 5z² 5z² प्लस 7 और ये है k कैप। ठीक है, ये क्या है, k कैप। चलो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगर मैं बात करूं किसी भी वेक्टर ए को हम जो लिखते हैं जनरली, हमारे पास वो होता है ए आर आर कैप जमा में ए फाई कैप जमा में ए जेड और जेड कैप, किसके अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर। अगर उसका हमें डाइवर्जेंस निकालना हो तो ए वेक्टर का, तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है भाई, 1/r डेल बाई 1/r डेल आर। ठीक है, आर ए आर प्लस में 1/r डेल बाई डेल फाई और ये है ए फाई। फिर हमारे पास है 1 डेल बाई डेल जेड ए जेड, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं पी में केवल क्या दे रखा है, ये दे रखा है जेड कैप, यानी ये के कैप है, एक तरीके से जेड कैप को ही आप के कैप लिख सकते हो, यानी ये कंपोनेंट है, यानी ये टर्म जीरो बनेगी, ये टर्म जीरो बनेगी। अब निकालो जरा, निकालो, यानी डेल डॉट पी निकालो। डेल डॉट पी निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर देखो ना भाई, ए आर यानी पी आर क्या है, इसको अगर मैं लिखूंगा तो पी आर क्या है, जीरो, पी फाइव क्या है, जीरो। समझ में आई बात। और पी जेड क्या है, ये है 5z² जमा 7, ये है हमारे पास। ठीक है, अब यानी 1/r डेल बाई डेल आर और ये आ गया आर ए आर की वैल्यू जीरो इंटू में जीरो प्लस में 1/r डेल बाई डेल फाई और ये ए फाई ये भी जीरो डेल बाई डेल जेड, ए जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक तरीके से पी जेड। भाई ये ए था ना, अब हम पी ले रहे हैं ना, तो पी जेड की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी दे रखी है, वो है 5z² प्लस 7। ठीक है, तो यहां से जब हम डेल डॉट पी निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यानी 10z। ठीक है, अच्छा जी 10z आ गई। निकालना क्या है, रो बी क्या, माइनस ऑफ डेल डॉट पी, और ये वैल्यू निकाली है, ये कितनी आई 10z, तो माइनस ऑफ 10z। अब निकालना क्या है, हम टोटल बाउंड चार्ज, क्या निकालना है, टोटल बाउंड चार्ज। तो कैसे निकालेंगे, रो बी इंटू में डीवी, डीवी से मल्टीप्लाई कर दो, रो बी हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 10z और डीवी क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ क्या बनेगा, मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा एरिया ले लिया, ये छोटा सा कितनी दूरी पर लिया भाई, ये जेड दूरी पर लिया। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, डी जेड, और इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी, अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर इंटू में डी जेड, पाई आर स्क्वायर इंटू में डी जेड। इंटीग्रेशन कर दूंगा, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, कहां से कहां तक, जीरो से एल, तो ये आ गया -10z इंटू में पाई आर स्क्वायर, अरे भाई -10 पाई आर स्क्वायर बाहर। ठीक है, अंदर क्या है, जेड डी जेड, जीरो से एल, तो ये हमारे पास आ गया -10 इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बन जाएगा ना, जेड स्क्वायर बाई 2 उसमें पुट कर देंगे तो ये आ गया 5। तो हमारे पास क्यू रो बी की वैल्यू जो आई वो आ गई -5 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर, -πr² L²। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो ये सेशन है ये यहीं तक है। ठीक है, आज हमने पोलराइजेशन के बारे में जाना क्या होता है, आज हमने बाउंड चार्ज कैलकुलेट करना सीखा, सरफेस बाउंड चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम बाउंड चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद।